नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टाइडिंग्स। आज के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं सद्दाम। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भारी बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बीते कई दिनों से हो रही बारिश के कारण कई घर और सड़कें पानी से लबालब है। बारिश के कारण बांध और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। राज्य में आई बाढ़ की स्थिति जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और हालातों की जानकारी ली। बाढ़ के कारण शहरों की कई कॉलोनियों में पानी घुस गया है। इसके कारण कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। घरों की दीवारें बाढ़ के तेज बहाव के कारण टूटने की घटनाएं भी सामने आई थी। जूनागढ़ जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण यहां कई क्षेत्रों में पानी भर गया है। जल भराव के कारण लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। बाढ़ के पानी के तेज बहाव के कारण कारें खिलौनों की तरह रोड पर बहती दिखी। कई कारें एक दूसरे से टकरा गई तो कई कारें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, जैसा इन तस्वीरों में दिख रहा है। जूनागढ़ के विस्तारों में अभी बारिश में राहत ली, लेकिन बारिश की वजह से हर जगह तबाही की कई तस्वीरें सामने आ रही है। गुजरात में आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक भारी बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड में हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इतनी बारिश हुई, वहां गंभीर जल जमाव हो गया है। भारी बारिश की वजह से भिवंडी में गंभीर जल जमाव हो गया है, जिसके कारण आधी कारें पानी में डूब गई है। राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ से राहत मिलना शुरू हुई थी कि फिर से यमुना में बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हथिनीकुंड बैराज में यमुना में पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर गया है। रविवार को हथिनीकुंड बैराज से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़े जाने के बाद उसका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पानी छोड़े जाने के कारण रविवार को दिल्ली के यमुना का जलस्तर 206 मीटर के पार पहुंच गया। राजधानी में सुबह 9 बजे के करीब यमुना का जलस्तर 205.96 रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन 2 घंटे में ही यानी तकरीबन 11 बजे जलस्तर बढ़कर 206.8 मीटर तक पहुंच गया है। संभावना जा रही है कि जलस्तर और बढ़ सकता है। यमुना और इससे सटे इलाकों में फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है। राजधानी में फिर से बाढ़ आने की संभावनाएं जताई जा रही है। यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके पीछे का कारण हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी है। राजधानी में पिछली बार आई बाढ़ और बारिश हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण ही आई थी। आइए देखें क्या कहा आईएमडी के वैज्ञानिक अधिकारी ने। Present monsoon is in active phase. Monsoon trough is south of its normal position. Monsoon trough is a typical feature of southwest monsoon. Whenever it is in active phase or south of its normal position, so generally monsoon is active over the most part of the country. Active mean most part of the central part of country joining North Peninsula, India get heavy spell due to this one. Now I will explain you through satellite pictures. You can see big cloud patches there over central part of country and South Peninsular India. Even you can see over Himalayas region also. So under its influence, what we are expecting, there is a extremely heavy rainfall already occurs over Gujarat state and Madhya Maharashtra that will continue next 24 hours. Extremely heavy rainfall means more than 20 centimeters. Thereafter, isolated rainfall, isolated heavy rainfall may continue. If you talk about the other parts of the country, specifically Telangana, Madhya Maharashtra, then Karnataka, then if you talk about Odisha, everywhere we are expecting heavy rainfall will continue. And if you talk about the northwest India, we are expecting it will increase after 48 hours by shifting of the monsoon trough, specifically western end of the monsoon trough towards north. As a result, Punjab, Haryana, even Rajasthan, we will get heavy rainfall activity, even Uttar Pradesh also. And if you talk about the western Himalaya region also, heavy rainfall spell likely to continue over Himachal and Uttarakhand next 5 days. And if you talk about NCR Delhi, we are expecting rainfall activity also
increase after shifting of the monsoon trough towards north after 48 hours. Thereafter, we may get light to moderate rainfall over NCR Delhi also. आगे की खबरों पर नजर करें तो दिल्ली महिला आयोग चीफ स्वाति मालीवाल रविवार दोपहर मणिपुर पहुंची। उन्होंने कहा कि वह सीएम एन बीरेन सिंह से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों से मिलेंगी। बता दें कि मणिपुर में करीब 3 महीने से हिंसा का दौर जारी है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, जिसको लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मणिपुर सरकार से वहां आने की अनुमति मांगी थी। इस पर राज्य सरकार ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन स्वाति मालीवाल मणिपुर पहुंच चुकी है। उन्होंने सीएम एन बीरेन सिंह से मिलने का समय मांगा है। वह मणिपुर के इम्फाल एयरपोर्ट पर पहुंची है। इससे पहले डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा उन्होंने मणिपुर सरकार को पत्र लिखा है कि वह राज्य का दौरा करना चाहती है और वो यौन उत्पीड़ित महिलाओं से मिलना चाहती है। इसके जवाब में मणिपुर सरकार से उन्हें एक पत्र मिला, जिसमें राज्य सरकार द्वारा उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। आइए देखें क्या कहा डीसीबीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से फिर भी आज आप मणिपुर आई हैं, सीएम से मुलाकात करने की बात कर रही हैं, क्या है वो पूरा? मैं मणिपुर इम्फाल पहुंच गई हूँ और मैं सीधे चीफ मिनिस्टर ऑफिस जा रही हूँ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ। उन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पे कई 100 सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हुए हैं, तो मैं उन सारी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स से मिलकर उनका हाल जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उनको लीगल एड मिली है, क्या उनको काउंसलिंग मिली है, क्या उनको किसी भी तरह की कोई भी मदद पहुँची है, कॉम्पनसेशन मिला है, वो कहाँ रह रही हैं, क्या वो सेफ़ हैं या नहीं, क्या उन्हें कोई धमकी मिल रही है, ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ। और मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ। मेरे को पहले बोला गया था कि आप आ जाइए, पर तुरंत एकदम से एक लेटर आया जिसमें ये कहा गया है कि वो मुझे सुझाव देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मद्देनज़र मैं अपनी विजिट पोस्टपोन कर दूँ। पर समस्या ये है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, इसीलिए तो यहाँ पे आई हूँ। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 6 सालों में 1 लाख से ज़्यादा केसेस हैंडल करे हैं और हमारे पास कई हज़ार रेप सर्वाइवर्स की मदद करने का एक्सपीरियंस है। तो मैं मणिपुर सरकार से अपील करती हूँ, मैं उनकी मदद करने आई हूँ। मैं यहाँ पे मणिपुरी बहनों की मदद करने आई हूँ और हमें उन तक पहुँचाने का काम मणिपुर सरकार का है, जो कि वो करें। एक आरोप लगता है कि क्योंकि ये बीजेपी रूल स्टेट है इसलिए आप आई हैं, तो इसलिए आपका क्या कहना है? राजस्थान कैबिनेट से राजेंद्र गुढ़ा को हटाए जाने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राजस्थान में ही हो रही घटनाओं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। राजस्थान में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। जो उनके विधायक ने कहा है तो उस पर ध्यान देकर कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन जिससे कहा उसी के खिलाफ कार्यवाही कर दी गई। आइए देखिए इसी मामले में क्या कहा नरेंद्र सिंह तोमर ने। राजस्थान की जो घटना है उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां राज कर रही है वहां कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। राजस्थान दुरावस्था के कगार पर पहुंच गया है, पूरी अराजकता की स्थिति बनी हुई है। और जो उनके विधायक ने कहा तो उसके सुनने का माध्यम भी होना चाहिए। अगर उसने सच कहा है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिसने कहा उसी पर कार्रवाई कर दी गई। खुशी से झूमे सात्विक साईराज चिराग शेट्टी। भारतीय जोड़ी ने जीता कोरिया ओपन। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी ने साल का 3रा खिताब जीत लिया है। कोरिया ओपन के मेंस डबल्स फाइनल्स में रविवार को भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के टॉप सीड फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्डियोंती की जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी एक गेम से पिछड़ रही थी, लेकिन उसने शानदार वापसी करते हुए एक और खिताब अपनी झोली में डाला। शनिवार को भारतीय जोड़ी ने चीन के लियांग वेईकेंग और वांगचांग की दुनिया की दूसरे नंबर की जोड़ी पर सीधे गेम में रोमांचक जीत से फाइनल में प्रवेश कर लिया था। कोरिया ओपन फाइनल जीतते ही सात्विक और चिराग ने कोर्ट पर ही डांस करने लगे। साल 2022 में PSY के रिलीज किए गए गाने गंगनम स्टाइल के सिग्नेचर स्टेप को दोहराते दिखे। इस जोड़ी ने साथ ही में कई खिताब अपने नाम पर किए हैं।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहलाने की एक और धमकी आई है। यह धमकी भरा फोन कॉल मुंबई पुलिस को कंट्रोल रूम में आया है। धमकी में फोन करने वाले ने बताया कि आरडीएक्स से भरा एक टैंकर मुंबई से गोवा जा रहा था। ये बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, महाराष्ट्र से। इस ट्रक में 2 पाकिस्तानी बैठे हैं, ऐसा कहा गया। पाकिस्तानी नागरिकों के बैठे होने की बात मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। मुंबई पुलिस को फोन करने वाले ने खुद का नाम पांडे बताया है। फिलहाल मामले की जांच मुंबई पुलिस ने शुरुआत कर दी है। मुंबई में आतंकी साजिश को अंजाम देने से जुड़ी धमकी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी ऐसी धमकियां पुलिस कंट्रोल रूम को दी जाती है। सातवीं खबर देखें बिहार में, तो बिहार के नालंदा थाना के इलाके में कुल गांव में रविवार को घर के पास खेलने के दौरान 90 फीट गहरे बोरवेल में 3 साल का बच्चा गिर गया। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की काफी भीड़ जुट गई। प्रशासन के साथ साथ ग्रामीण बच्चे को निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बच्चे की पहचान डोमन मांझी के पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। वहीं इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंचकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बच्चे के परिजनों ने बताया कि बच्चा अपने मां के साथ बोरवेल के बगल वाले खेतल में गया था। बच्चे की मां खेत से सब्जी तोड़ने लगी। इस दौरान बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था। बच्चे की मां जब पीछे देखी तो बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ था और रोने की आवाज आ रही थी। इसके बाद उसकी मां ने घटना की सूचना ग्रामीणों को दी। बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। वहीं बच्चे के परिजनों का रो रो कर अभी बुरा हाल है। आइए देखें इसी मामले में क्या कहा वहां के बचाव अधिकारी ने। मतलब लगभग आधा पौन घंटा पहले पता चला कि कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया है और उसका पुष्टि भी लोग किए हैं कि कोई लोग देखे हैं कि हाँ बच्चा इसमें गिरा हुआ, आवाज भी अभी आ रही है। तो स्थानीय स्तर पर जो भी हम लोग के स्तर से जो भी इसमें दी बेस्ट हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और इसके सूचना मुख्यालय जिला पदाधिकारी सबको दिया गया। टीम आ रही है, अभी टीम से ही हमारी बात हो रही है। एक टीम उनकी चल चुकी है और एक टीम और भी इक्विपमेंट लेकर के वो लोग आ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम है। बच्चा अभी जीवित है, जो आवाज तो रोने का आ रहा है। 40-50 फीट हो सकता है, वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, लेकिन रस्सी जो गया और पकड़े हुए बच्चा उसके हिसाब से 40-50 फीट होगा। ये सब अभी बाद में हम लोग जांच करेंगे कि किनका बोरिंग नहीं। पहले बच्चा बच जाए, प्राथमिकता हम लोग का यही है। आगे बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हो रही बारिश मुसीबत बनती जा रही है। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए 25 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन होने से मार्ग बंद होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 25 जुलाई तक गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के पौंडी के थलीसैंण और उत्तरकाशी के पुरोला में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। थलीसैंण पिटसैन बुंगीधर में एक पुल के हिस्से का पुश्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे चौथान पट्टी के 5 से अधिक गांव की आवाजाही ठप हो गई है, जबकि पट्टी के 80 गांव की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस आपदा में एक ग्रामीण की गौशाला बह गई है, जिसमें 10 बकरियां और 2 बैल लापता है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। राज्य में बाढ़ और आपदा की स्थिति से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पहले ही अवगत करा दिया गया है, ऐसा कहा उत्तराखंड के सीएम ने। आइए जाने इसी मामले में क्या कहा उत्तराखंड के सीएम ने। उसको लेकर भी यहाँ पर केंद्रीय नेताओं से कोई मुलाकात? पहले से चूंकि बाढ़ की स्थिति भी है और आपदा की स्थिति भी है, इन सब के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को पहले ही मैंने अवगत करवा दिया है। और हम लोग जो है यथासंभव राज्य की सरकार जो इस विषम परिस्थिति है, इस विषम परिस्थिति से पूरी तरह से जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको सभी प्रकार से जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए बिजली की लाइनें हैं, बिजली की लाइन है, पेयजल है, PMGSY की सड़कें हैं, नेशनल हाईवे है, मरीजों का उपचार है, 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए क्योंकि जो ज़रूरी इंतजाम है उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और पिछले दिनों हरिद्वार में भी बहुत बड़ा जल भराव हो गया, जिससे काफ़ी लंबा क्षेत्र उसमें प्रभावित हुआ है। 21,000 हेक्टेयर के लगभग जो है गन्ने की फसल पूरी तरह से प्रभावित हुई है। उस क्षेत्र को हमने आकलन करने के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का भी निर्णय लिया है। बिजली के बिल
3 महीनों तक स्थगित किए हैं। बैंकों के जो ऋण हैं उन ऋणों पर भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन बैंकों से हम अनुरोध करेंगे और राज्य के जो सहकारी बैंक हैं उन बैंकों को 3 महीने के लिए ऋण स्थगित करने, ऋण की जो वसूली है उसको स्थगित करने के लिए कहा है। करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आपको लगता है कि अपराध मुक्त जो बॉर्डर खबरें और समाचारों का दौर जारी रहेगा। जुड़े रहिए नेशनल टाइडिंग से। नमस्कार।